नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट सी टेट बी ओ 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। और जो आज का हमारा प्रकरण है, हम पढ़ेंगे समास एवं उसके भेद। ठीक है, तो इसको हम आज जो है विस्तार से समझेंगे। समास क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे समास विग्रह करते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, सारी चीज़ें आज जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, और अगर आप यूपी टेट सी टेट या बीओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और दिसंबर माह में यूपी टेट होने की संभावना है, तो अभी से तैयारियां शुरू कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम समास। समास होता क्या है। ठीक है, तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेपीकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसी कोई वर्ड है या शब्द है, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द, भाई दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करें। हमने क्या किया, दो या दो से अधिक शब्द हैं, उनको मिला के एक नया शब्द बना दिया सार्थक। देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे, सार्थक और निरर्थक। सार्थक कौन से होते हैं, जिनका अर्थ होता है, और निरर्थक कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो सार्थक शब्द की रचना करते हैं दो शब्द मिलकर, तो यह नया शब्द ही समास कहलाता है। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। देखिए बात को समझिएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर एक नया सार्थक शब्द, तो उसका अर्थ जो है वो समान रहना चाहिए। एक तो अर्थ होना चाहिए, वही रहना चाहिए, वो आपका कहलाता है समास। जैसे उदाहरण ले लीजिए, कमल के समान चरण। ठीक है, कमल के समान चरण को हमने क्या बोल दिया, चरण कमल। अब इसमें चार शब्द थे, कमल के समान चरण, तो इनको चारों को मिला के हमने एक वर्ण ले लिया, चरण कमल। ठीक, अगला है रसोई के लिए घर, तो इसका क्या हो जाएगा, रसोई घर। घोड़े पर सवार, तो इसको हम बोल देते हैं घोड़सवार। अगला हमारा देश का भक्त, तो इसको बोलते हैं देशभक्त। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ शब्दों को लोप कर दे रहे हैं। उस शब्द को लोप करने के बाद एक नया शब्द बनना है जो अर्थ में समान है और शब्द एक है। शब्द मतलब कम हो गए, अर्थ वही रहा, तो ये आपका कहलाता है समास। अगला है समास के भेद। समास के भेद, तो समास के भेद भैया कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं मुख्यतः। क्या 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब इन सब के विषय में जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि तत्पुरुष क्या होते हैं, अव्ययीभाव क्या होते हैं, कर्मधारय क्या होते हैं, द्विगु क्या होते हैं, द्वंद्व क्या होते हैं और बहुब्रीहि क्या होते हैं। ठीक भाई, अगला हम जो पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है हमारा तत्पुरुष समास। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए जिसमें उत्तर पद, उत्तर का मतलब होता है जो बाद में जो पीछे आता है, वो पद जो है आपका प्रधान होता है, और जो पूर्व पद जो पहले आता है वो गौण होता है। गौण का मतलब सहायक होता है, तो वह समास तत्पुरुष कहलाता है। जैसे देखिए उसको उदाहरण से समझते हैं, धर्म का ग्रंथ। ठीक, धर्म ग्रंथ, तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रंथ की, तो जो उत्तर पद है वो प्रधान है, और जो इसका गौण पद है धर्म, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया पूर्व पद। तो जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद कैसा होता है, गौण। अगला है हमारा राजा का कुमार, तो राजकुमार। ठीक है, कुमार या कुमार, तो ये हो गया आपका पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। ऐसे तुलसीदास कृत, तो तुलसी कृत ये बोलते हैं इसको, या तुलसीदास द्वारा कृत बोलते हैं। ठीक है, अगला अब पढ़ते हैं इसके तत्पुरुष समास के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो भैया, आपने कारक पढ़े होंगे, कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने होते हैं, कर्ता और अधिकरण को हटाने के बाद 6 कारक बचे। देखिए यहाँ पे कर्ता को हटा देते हैं और संबोधन कारक को हटा देते हैं। कौन से बचे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध। ठीक है, ये हो गए आपके 6 कारक। तो अब इसमें कैसे पहचान करेंगे, किसमें कर्म तत्पुरुष है, किसमें करण तत्पुरुष है, किसमें कौन सा तत्पुरुष है। तो देखिए कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, इसका चिन्ह देख लो आप, सभी के चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध में काकी के रारी रे,
और अधिकरण में पर, तो इन सबके चिन्ह आप याद कर लीजिए। और जहाँ पर उस चिन्ह का लोप हो जाए वही आपका तत्पुरुष होगा। जैसे कर्म का चिन्ह होता है को, तो जहाँ कहीं पे भी को का लोप हो जाए तो वहाँ पे बनता है आपका कर्म तत्पुरुष। जैसे ग्रंथकार, तो हम बोलते हैं ग्रंथ को लिखने वाला, तो यहाँ पे को लिखने वाले का लोप हो गया, ठीक भाई, को का यहाँ पे लोप हो गया। ऐसे ही करण तत्पुरुष क्या होता है, करण का होता है अधिकरण कर्ता कर्म करण करता से के द्वारा, तो से या के द्वारा का जहाँ पे लोप हो जाए वहाँ पे आपका समास बनता है करण, करण तत्पुरुष समास। कैसे कि वाल्मीकि रचित, तो वाल्मीकि के द्वारा रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित, तो यहाँ पे वाल्मीकि रचित में के द्वारा का लोप हो गया, तो यहाँ पे होगा आपका करण तत्पुरुष। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, तो जहाँ पर के लिए का लोप हो जाए वहाँ पे क्या होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का अगर हम विच्छेद कर समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए का यहाँ पे क्या होता है लोप होता है, ठीक है भाई। अगला है आपका अपादान, तो अपादान से होता है से अलग होने के अर्थ में, जब कहीं अलग होने के लिए हम से का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। अब जहाँ पर से का लोप हो जाए, जैसे पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो से का क्या हो गया यहाँ पे लोप हो गया, इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष कारक समास है। संबंध का चिन्ह होता है काकी के रारी रे, तो जहाँ पे का के की आदि का लोप हो जाए, जैसे राजभाषा, राजसभा या राजभाषा, कोई बात नहीं, तो राजा की भाषा या राजा की सभा, तो की का यहाँ पे क्या हो रहा है लोप हो रहा है, नहीं आया समझ में। तो जहाँ पर का की के का लोप हो जाए वहीं क्या होता है संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, तो जहाँ पर में पर का लोप हो जाए, जैसे जल समाधि, जल में समाधि, ठीक है। और एक और होता है इसका नग्य तत्पुरुष, नग्य तत्पुरुष समास। देखिए जहाँ पर पहला पद निषेधात्मक हो, निषेधात्मक का मतलब जो ना के अर्थ में जिसका प्रयोग होता है, जैसे आ का जो अर्थ होता है ना के अर्थ में होता है। जैसे असभ्य का अर्थ क्या होता है जो सभ्य नहीं है, ना सभ्य। अनादि जिसका कोई अंत नहीं है, असंभव जो संभव नहीं है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, नहीं आया समझ में। तो जहाँ पे क्या हो पहला पद निषेधात्मक हो वो सब आपके होते हैं नग्य तत्पुरुष, ठीक है। जैसे ना समझ, ठीक, ना नादान, ठीक है। और ऐसे जो पहला पद जिसमें आपका कैसा है निषेधात्मक है वो आपका नग्य तत्पुरुष है। अगला हमारा लेते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास ये क्या होता है, जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान हो और बाद वाला पद क्या पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। पहला पद प्रधान होता है, अव्यय भी होता है। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका क्षरण नहीं होता, मतलब जो खर्च नहीं होते हैं। जैसे यथा वर्ड ले लिया हमने, यथा शब्द, तो यथा में आप कुछ कम नहीं कर सकते कुछ बड़ा नहीं कर सकते, यथा जो है अव्यय हो गया, ठीक है। भर पेट हो गया। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कैसे हैं आपके, ये देखिए यहाँ पे क्या हमने यूज़ किया है, इसमें देखिए ये सब आपके क्या हैं अव्यय हैं। तो पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, तो वो आपके कहलाते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे आजीवन, आजीवन तो जीवन भर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रमानुसार, भरपेट, पेट भरकर। तो इन सब में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, पहला पद जो है अव्यय है, पहला पद जो है अव्यय है। तो ये होते हैं आपके अव्ययीभाव समास। फिर आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ये क्या होते हैं भाई, देखिए इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य से मिलकर बनते हैं। देखिए इसमें क्या होता है दो पद होते हैं, दो पद में पहला पद जो आपका वो होता है विशेष्य और दूसरा होता है आपका विशेषण, ठीक है। पहला विशेषण होता है दूसरा विशेष्य होता है, माफ कीजिएगा, पहला जो होता है विशेषण दूसरा होता है विशेष्य। जैसे चरण कमल, तो कमल के समान चरण, तो कमल क्या हो गया आपका विशेषण और चरण क्या हो गया विशेष्य। विशेष और विशेषण में अंतर समझ लीजिए, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है और विशेष्य जिन शब्दों के द्वारा बतलाई जाती है वो आपके विशेष्य कहलाते हैं।
नील गगन, तो नीला है गगन, नीला हो गया विशेषण, और गगन क्या हो गया आपका विशेष्य, जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनके द्वारा वो विशेषण। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, तो चंद्र क्या हो गया विशेषण और मुख विशेष्य। पीतांबर, पीत अंबर, तो पीत हो गया आपका विशेषण और अंबर हो गया विशेष्य। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल इसको कंसेप्ट समझिए, इसका जो पहला पद होगा आपका विशेषण होगा और दूसरा होगा आपका विशेष्य होगा, तो वहाँ पे कर्मधारय होगा। अव्यय भाई समझना है तो अव्यय भाव में क्या होता है, पहला शब्द आपका होगा अव्यय। तत्पुरुष समझना है, तत्पुरुष में क्या होगा, उसमें कारकों के चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए जहाँ कहीं पे भी आपको संख्या मिले, संख्या मतलब पूर्व पद में संख्या मिले, वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अच्छा, वो समूह या समाहार को प्रदर्शित करते हैं, ना कि एक नए अर्थ को। जैसे हमने कह दिया दशानन, तो दशानन 10 हैं आनन, तो यहाँ पे देखिए 10 तो आ रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ निकलेगा वो तीसरा अर्थ निकलेगा रावण। तो दशानन में क्या होगा, दशानन में आपका द्विगु समास नहीं होगा, दशानन में होगा आपका बहुब्रीहि समास। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो संख्या है वो संख्या जो है एक समूह को प्रदर्शित करती है। जैसे त्रिवेणी, तो 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। तो ये सब क्या है, ये सब है आपका द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें किसी संख्या का बोध होता है। ठीक है भाई, अगले की तरफ बढ़ते हैं हम, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता। देखिए 2 पद होते हैं, इसमें दोनों के दोनों जो है प्रधान होते हैं। ये पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज़ नहीं है। विलोम हो सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकते हैं। ठीक है, इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे जल वायु, तो जल और वायु। ठीक है, अपना पराया, अपना और पराया, या अपना या पराया। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न और जल। ठीक है, स्त्री और पुरुष, तो इन सब में क्या है, और या अथवा, इन शब्दों का क्या है, लोप होता है, और यहाँ पे होता है द्वंद्व समास। दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास होता है, इसमें और शब्द का लोप होता है। और इसकी एक पहचान है, जब अब इसको लिखते हैं समास के रूप में, तो इसमें योजक चिन्ह आता है। क्या आता है, योजक चिन्ह। ठीक है भाई, अगला जो प्रश्न है हमारा समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कैसे, जिसे समस्त पद में कोई पद प्रधान, जैसे हमारे पास 2 पद हैं। ठीक, अब 2 पद में हमने दोनों को विग्रह किया, लेकिन जब उसका अर्थ निकालेंगे तो उसका अर्थ तीसरा निकलेगा, दोनों पदों से इतर कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, तब वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। कैसे, जैसे नीलकंठ हमने एक वर्ड लिया, तो नीलकंठ में 2 शब्द हैं, नील और कंठ। तो नील का अर्थ हो गया नीला और कंठ का अर्थ हो गया आपका गला, तो नीला है कंठ। लेकिन जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो नीला है कंठ अर्थात शिव जी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा अर्थ निकला शिव। एक और लेते हैं चतुरानन, तो चतुर का मतलब होता है 4 और आनन का मतलब मुख। तो 4 हैं मुख, जिसके किसके होते हैं 4 मुंह, ब्रह्मा जी के। तो यहाँ पे देखिए चतुर और आनन के अलावा तीसरा अर्थ निकला ब्रह्मा, तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। एक और लेते हैं हम चतुर्भुज, तो 4 हैं भुजाएं। देखिए 4 और भुजा, चतुर्भुज, जिसकी अर्थात 4 भुजाएं किसकी होती हैं, भगवान विष्णु की। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ निकला विष्णु। ऐसे ही लेते हैं पंकज, तो पंकज, पंक मतलब कीचड़ और जा मतलब उत्पन्न हुआ, तो जो कीचड़ में उत्पन्न होता है कौन होता है, कमल। तो देखिए यहाँ पे पंकज का अर्थ क्या निकला, कमल। ऐसे लिया वीणा पाणी, तो वीणा का मतलब वीणा हो गई और पाणी का मतलब हाथ, तो जिसके हाथों में वीणा है कौन होती है, सरस्वती माता। तो इसका अर्थ क्या निकला, सरस्वती माता। कहने का मतलब ये है, जहाँ पर 2 पद होते हैं और
किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, मतलब उसका अर्थ कुछ और निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो ये आपके हो गए समास। तो समास की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।